Hello my dear learners, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to start with a new part of social science, that is geography, and we are starting chapter 1 of geography today. The chapter name is natural resources. आपको क्या समझ आता है इस चैप्टर के नाम से? जो भी हमारे अराउंड नेचुरल चीज़ें हैं वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं, राइट? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारा वाटर है, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, राइट? सो वील रीड सम ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझेंगे. अब जो हमारी प्लैनेट अर्थ है उसने हमें बहुत कुछ गिफ्ट किया है. जैसे क्या क्या गिफ्ट करा है? जैसे लैंड, रॉक्स, सॉइल, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हमें अर्थ ने ही दी है, राइट? अगर अर्थ ही नहीं होती तो हमारे पास ये सारी चीज़ें भी नहीं होती. द अर्थ हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स. तो अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एक साथ मिलके रहते हैं, ठीक है? मैन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड डिराइव्स many things from it to fulfill his needs. अब मैन क्या मतलब, हम जैसे लोग हम क्या करते हैं, हम इस इन्वायरमेंट के एक पार्ट हैं, राइट? वी आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट और हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को सम वे और दी अदर डिराइव, मतलब हम इन्हें कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं. हम भी उन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही आए हैं. यू गेट इट? उसके बाद जो पहले क्या होता था, बहुत टाइम पहले जब मशीन्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो मैन टोटली डिपेंडेंट था नेचर पे, ठीक है? और नेचर एज इफ उसकी एक सर्वाइवल किट थी, ठीक है? और क्योंकि हमारे पास बाकी जो सोर्सेज थी बहुत कम थी, तो द ओनली थिंग दैट वी कैन यूज़ इन अबंडेंस उस टाइम पे, जो एक ऐसी लौती चीज़ जो हम बिल्कुल खुले छूट से यूज़ कर सकते थे, वो क्या थी? वो थी नेचर, राइट? समझ आता है? उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जब जैसे जैसे लोग और मतलब अपनी एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और लोगों को स्किल्स आने लग गई, तो मैन ने यूज़ और कन्वर्ट करना सीखा नेचर को डिफरेंट रिसोर्सेज में. पहले तो नेचर को यूज़ करता था मैन, राइट? जैसे हम लोग, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें स्किल्स आने लगी, उनमें मतलब दे यूज टू स्टार्ट लर्निंग, तो उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि हम इस नेचर को कैसे कन्वर्ट करके एक नेचुरल रिसोर्स बना सकते हैं जो एक कम्युनिटी को, मतलब सबको बेनिफिट करे, ठीक है? देयरफॉर जो सारी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में जो हमें यूज़फुल होती हैं उनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ें नेचर की एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नेचुरल, या फिर सिर्फ आप बोल सकते हो फिलहाल इनको हम सिर्फ रिसोर्सेज बोलते हैं. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. मूविंग अहेड, अब आते हैं हमारे रिसोर्सेज, इनको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? हर रिसोर्स की अपनी खुद की यूटिलिटी होती है, मतलब यूज़ करने का पैटर्न, ठीक है? क्या यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसबेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें हर रिसोर्स की अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, ठीक है? जैसे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे पेपर हो गई, पेंसिल हो गई, साइकिल हो गया, वाटर, यूटेंसिल्स, रबर, नाइफ एक्सेट्रा. अपने डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें तो हम रोज़ यूज़ करते ही हैं, सम वे और दी अदर, या फिर हम उन्हें देखते ही हैं, ठीक है? इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है? ओनली व्हेन मैन कम्स टू नो द यूज़ ऑफ अ थिंग और सब्सटेंस इट बिकम्स अ रिसोर्स. जैसे ही किसी इंसान को किसी चीज़ का यूज़ पता चल जाएगा वो चीज़ रिसोर्स बन जाएगी. रिसोर्स आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये किसी ना किसी तरीके से सोर्स प्रोवाइड कर रही है मैन को, रिसोर्स, ठीक है? द यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इट इज़ एबल टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स. अब वो कितना यूज़ करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है और वो कितना मैन के नीड्स को अपना व्हाट डू यू से फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूँ वाटर को, ठीक है, और मैं प्लास्टिक को कंपेयर करूँ, देखो प्लास्टिक भी हमको मिल तो नेचर के रिसोर्सेज से ही रहा है, दो हमारे लिए प्लास्टिक अब प्लास्टिक हमें मिलता उससे था, बट अब वो ओवरऑल नेचर को ही बेकार कर रहा है. तो हम क्या प्रेफर करेंगे? हम प्लास्टिक कभी प्रेफर नहीं करेंगे, हम हमेशा वाटर प्रेफर करेंगे. क्यों प्रेफर करेंगे हम वाटर? क्योंकि हमारे लिए वाटर ज़्यादा यूज़फुल है, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए. एक बारी के लिए हम प्लास्टिक के बिना बिल्कुल रह सकते हैं और हमें रहना भी चाहिए, बिकॉज वी शुड से नो टू प्लास्टिक, बट वाटर इज समथिंग दैट वी कैन नॉट एवर लिव राइट? मूविंग अहेड,
देन वी हैव द यूज़ ऑफ अ रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑल्सो, कि कितनी महंगी है वो चीज़, उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू महंगी, मैंने महंगी किस सेंस में बोला कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। वैल्यू रेफर्स किस बात को, वैल्यू रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। अ बुक ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अ टीचर, ठीक है। अब जैसे अब एग्जाम्पल्स बता रखे हैं इन्होंने, कैसे कि मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू क्या होती है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस कैसी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो एक इंडिविजुअल को कितना फ़ायदा देगी, ठीक है। अब जैसे बुक है, वो एक टीचर की बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, व्हाट डू यू से, चीज़ है बुक, ठीक है, एक टीचर की, राइट। जैसे वुड है, वो एक कारपेंटर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अ बार ऑफ गोल्ड एक ज्वेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, एक वुड और एक एक्स तुम एक टीचर के हाथ में दे दोगे तो विल इट बी यूजफुल टू हर? नो, बट बुक्स, पेन्स, ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल टू अ टीचर। आप समझ रहे हो ये बात कि हर इंसान की यूटिलिटी की सोर्सेज अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब अ पीस ऑफ लेदर जो है वो एक कॉबलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, ठीक है। अब when an object is not utilized by man, it remains as a stock. अब अगर कोई मैन किसी चीज़ को नहीं यूज़ कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, STOCK, स्टॉक, ऑलराइट। देन अ रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टॉक दैट कैन बी पुट टू यूज़ इन फ्यूचर, ठीक है। और मे बी हम स्टॉक को आगे फ्यूचर में यूज़ करें, ये भी हो सकता है, जब टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट हो जाए तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं उस स्टॉक को, ठीक है। जैसे फर्टाइल लैंड इज़ अ रिसोर्स टू द फार्मर्स, ये आपको पता है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी फर्टाइल लैंड फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इट इज़ अ रिसोर्स फॉर आर ह्यूमंस, ठीक है। एंड जैसे रिच ग्रासलैंड हो गया, वो पैस्चर आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें हैं, बस इन्होंने बता रखी है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब कुछ चीज़ें अवेलेबल हमें नेचर में मिल जाती हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टली यूज़ कर, मैन उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। जैसे रॉक्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, इन्हें बनाना थोड़ी पड़ता है, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और इसको कोई भी, इसमें कोई वेरिएशन या इसमें कोई टेक्नोलॉजी या इसमें कोई स्किल नहीं लगानी पड़ती, इसको रीमेक नहीं करना पड़ता, ये नेचुरल है और ये हमको हर जगह डायरेक्टली मैन इसको यूज़ कर सकता है। आपको ये बात समझ आती है? मूविंग अहेड, इन सब चीज़ों को, जैसे हमारे रॉक्स हो गए, हमारे माउंटेन्स हो गए, हमारे रिवर्स हो गए, सीज हो गए, इन सब चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अभी तक हमने रिसोर्सेज पढ़ा था। रिसोर्सेज क्या है? जो भी किसी मैन को कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए। मैं आपको नहीं बोल रही कि वो नेचर से रिलेटेड हो, अभी मैं सिर्फ रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ कि वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, वो उसे यूज़ कर पाए। पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? जो चीज़ें डायरेक्टली नेचर से मिल रही हैं हमको, वो आती हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। तो आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मूविंग है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दे आर यूटिलाइज बाय मैन टू फुलफिल हिज नीड्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से मैन की जो नीड्स हैं वो सारी फुलफिल हो पा रही हैं। जैसे हमें रिवर्स है, हमारी रिवर से वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वाटर, राइट, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अस। रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन, फॉर हिज डे टू डे लाइफ। फॉरेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, be it for man and even for our animals, right? Moving ahead, with the passage of time human needs have been increased. At the same time टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ह्यूमंस की जैसे जैसे नीड्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, हमें ये बात पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे अब आप देख रहे हो AI, अभी इस वक्त में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज़ वेरी 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 फेमस, ठीक है। एवरीथिंग इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड एंड इज बीइंग रिलेटेड टू AI, ठीक है। AI बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो वी आर ग्रोइंग अ लॉट इन टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है और उसके अंदर स्किल्स आ रही हैं, तो मोर रिसोर्सेज की इन्वेंशन हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे। द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ अ मैन आर नॉट द सेम एंड दे चेंज विद टाइम। अब जो एक मैन की नीड्स हैं और उसके डिज़ायर्स, उसके एस्पिरेशंस, उसके ड्रीम्स हैं, वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। आप देखो पहले के टाइम पे द थिंग्स दैट वी यूज़ इन सच कॉमन सेंस, हम बिल्कुल नॉर्मली वो चीज़ें यूज़ करते हैं। पहले के टाइम पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि ओ तुम्हारे पास ये, सो यू आर सो लकी। बट नाउ द थिंग्स दैट वी हैव, आई जस्ट गिव यू अ कंपैरिजन, ओके। आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल ऑफ अ TV, अ टेलीविजन। पहले के टाइम पे, लाइक वेरी वेरी लॉन्ग बैक ईयर्स अगो, TV किसी के घर में होना यूज टू बी अ ग्रेट थिंग, कि तुम्हारे घर में TV है, दैट्स सच अ नाइस थिंग। बट नाउ वी डोंट इवन वॉच TVs एनी मोर,
राइट. इट्स सो कॉमन फॉर अस दैट हर घर में एक ना एक टीवी आपको मिलेगा, राइट. सेम एज एयर कंडीशनर्स, एसीज, राइट. पहले एसीज वर नॉट इवन एग्जिस्टिंग because they were so expensive, people couldn't afford it, ठीक है. But now you will find AC everywhere, be it in a small grocery store, so you will find it anywhere. तो आप समझ सकते हो कि हमेशा जो हमारी नीड्स होती हैं मैन की वो चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, ठीक है. अब डेवलपमेंट एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती, बट ऑल्सो द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ठीक है. यही नहीं कि जो अवेलेबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबल है अबंडेंस में तो वाटर देते रहो, वो तो है कि वाटर तो अबंडेंस में है और अबंडेंस में हमें चाहिए भी, पर जो हम प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तो वो डिपेंड करती है मैन के नीड्स पे भी कि उसे उस चीज़ की नीड भी है या नहीं है, ठीक है. Accessibility of a region, cost of development, resource, technological development and its institutions for the natural resource development, etc. play a vital role in this resource utilization. Moving ahead, some resources like petrol have economic value, others like the value of flowers has aesthetic value and the preservation environment. Control on the global warming, climatic changes, etc. have ethical value. तो आप देख सकते हो हर चीज़ की अपनी अपनी खुद की वैल्यू होती है. देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ. सम सोर्सेज जैसे हमारी क्या होगी, पेट्रोल हो गई, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है. हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स, एक सुंदर सी गार्डन ऑफ फ्लावर्स की वैल्यू एस्थेटिक वैल्यू है, इट्स फॉर ब्यूटी, राइट. तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है. और प्रेजर्वेशन एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑन द ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है. एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की क्या वैल्यू है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म तो एक्चुअली नहीं होगी बट कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है. क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए और इन सब की चीज़ों की एथिकल वैल्यू होती है, ठीक है. The distribution of the natural resources in the world is highly uneven. All the countries of the world are independent in terms of source availability as no country is self-sufficient in every resource. Therefore, exchange of resources between countries is necessary for the economic development of every country. तो वो क्या बोल रहे हैं कि हर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक सोर्सेज की प्रोडक्शन है या फिर अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग है, ठीक है. बहुत ज़्यादा अनइवन है, ठीक है. किसी की भी ऐसी नहीं है कि वो फुल्ली उसके पास सारी रिसोर्सेज है या फिर इस कंट्री के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा नहीं है. सब अनइवन चल रहा है. तो इस चीज़ को एक बैलेंस में लाने के लिए लोग, मतलब दो कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सचेंज भी करते हैं. दैट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग. अब इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द रिसोर्स चेंजेस विद टाइम. यहाँ पे पता है इकोनॉमिक वैल्यू एक रिसोर्स की टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है. द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, विंड मिल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ बिकम पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब आपको पता है ये सारी चीज़ें जो हैं, सोलर एनर्जी हो गई, विंड मिल्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े विंड मिल्स, राइट. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो हमें पानी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. आप देख सकते हो इस वर्ड से, हाइड्रो मतलब पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, ये तो आपको पता ही है. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर. और ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से तो पॉसिबल है, ठीक है. अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी इंक्रीज़ हो रही है, काफ़ी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं आज के टाइम पे. People themselves are most important resource in this development. Obviously, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें जो हम बना रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें इंसान ही तो बना पा रहा है. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो तो हैं ही, ठीक है, बट उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से कौन कर रहा है, मैन ही तो कर रहा है. तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम हैं, एज अ पर्सन हु आर एक्चुअली मेकिंग, एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ऑल दीज थिंग्स. The development of skills, knowledge, then inventions and discoveries have resulted in a wide range of resources. ठीक है, ये सब किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ है, नॉलेज की वजह से, लोगों की स्किल्स की वजह से. अब इन्वेंशन ऑफ व्हील revolutionized our agricultural tools and implements. Invention of turbines led to the generation of electricity from water. अब turbines की वजह से क्या हो रहा है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन पा रही है, ठीक है. एंड द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. अब सीड्स इतने ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं तो हमारे फूड ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ के आने लग गए हैं. Thus a man created a wide range of products. मैन ने एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को इन्वेंट किया है और जो प्रोवाइड करती है बेटर सर्विसेज टू द कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी का तो हमारा रोल है, ये बात तो आपको पता ही है. मूविंग अहेड,
नेक्स्ट अप वी हैव द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमारे पास कौन सी रिसोर्स आती है? सबसे पहले हमारे पास आती है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं। ठीक है, और ये हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं नेचर से, कुछ प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये नहीं कि हम जा रहे हैं अगर इफ़ यू गोइंग ऑन अ हिल स्टेशन, so you know put all the garbage on the hill station, you are eating your chips or whatever you're eating and you just throw it away. No, that is just your disrespect of your natural resources. आपको ध्यान रखना है, आपका काम नेचुरल रिसोर्सेज की टुवर्ड्स क्या है? उनको क्लीन रखना, ठीक है, उनकी केयर करके रखना, राइट? तो दैट इज़ व्हाट द ह्यूमंस कैन डू फॉर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जैसे हम लैंड पे रहते हैं, वाटर हम पीते हैं, राइट? वी ड्रिंक वाटर, एयर वी ब्रीथ, हम एयर ही तो अपने अंदर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। तो आप देख सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको बताना चाहिए कि ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है और मैन इनको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, आप देख सकते हो फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, रॉक्स इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, राइट? मूविंग अहेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है। ये वो स्किल्स हैं ह्यूमन बींग्स की, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। ठीक है, अब जो वो स्किल्स हैं टू मेक द वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो स्किल्स जो मैन के अंदर होती हैं। कौन सी स्किल्स? जो मैन के अंदर होती हैं टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए दिमाग से। ये नहीं कि तुम अबंडेंस में यूज़ करो, व्हेनेवर यू नीड इट तभी यूज़ करो। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है। अब ये जो लोग हैं आर कंसिडर्ड एज एन एसेट एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ पीपल। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री का किस पे डिपेंड करेगा? जैसे वहाँ पे लोग होंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, स्किल्ड एंड एफिशिएंट पीपल विल कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो लोग स्किल्ड होंगे, जो लोग एफिशिएंट होंगे, ठीक है, जो नॉलेजेबल होंगे वो ऑब्वियसली हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपरली कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। नेक्स्ट इज मैन मेड रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ी, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं मैन मेड रिसोर्सेज में क्या क्या आता है। मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो मैन ने क्रिएट करी हैं अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से। ठीक है, तो मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो मैन ने क्रिएट करी हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हम एग्जांपल्स में दे सकते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, पेंटिंग, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स आर योर मैन मेड रिसोर्सेज। आपको समझ आते होंगे ये सारे वर्ड्स, आई एम श्योर। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स कौन से हो गए? जो हम बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, देयर आर सो टॉल बिल्डिंग्स नाउ इन इंडिया, वी ऑल नो दैट। तो ये किसकी वजह से है? ये नेचर ने खुद तो उगाई नहीं थी, द मैन हैज़ डन इट, राइट? अब हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, पता है आपको, टेक्नोलॉजी हो गई, दिस इज ऑल बाय मैन, राइट? नेक्स्ट इज हाइब्रिड वैरायटी, बहुत सारी लार्ज एक्सटेंडेबल वैरायटी ऑफ सीड्स हमारे पास है। अब पेंटिंग्स हो गई और इंस्टीट्यूशंस वगैरह। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। सबसे पहले हमारी आती है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि कोई चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, कहाँ से उसकी ओरिजिनेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि वो पर्टिकुलर चीज़ किस हिसाब से यूज़ करी जा रही है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट कि वो कितने लेवल तक, कितना डेवलप्ड है वो चीज़। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ओनरशिप कि किसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ की ओनरशिप है। आपको समझ आता होगा कि किसकी वो चीज़ है, ओनरशिप मतलब वो होता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन ओरिजिन। द बेस्ड ऑन ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू रिसोर्सेज। अब जो हमारी रिसोर्सेज है वो दो टाइप की रिसोर्सेज में डिवाइडेड है व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन। क्या है वो दो रिसोर्सेज? बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब बायोटिक कौन सी होती है? जो हमें बायोस्फेयर मतलब प्लांट्स वगैरह से मिलती है। ठीक है, सारी जो चीज़ें हमें बायोस्फेयर से मिलती हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, वो सारी चीज़ें बायोटिक में आती हैं। देखो लिख भी रखा है यहाँ पे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो चीज़ें हमें इन सब से मिलती हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज कौन सी हो गई? जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब आप नॉर्मली यहाँ पे समझ सकते हो कि जो हमारी बायोटिक चीज़ें हैं वो हमें लिविंग चीज़ों से मिलती है, वी गेट इट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, और जो हमारी एबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो हमें किससे मिलती हैं? नॉन लिविंग रिसोर्सेज से हमको वो चीज़ें मिलती हैं।
ठीक है। अब बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू लोकल एंड यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्या होता है, रिसोर्सेज विच आर कन्फाइंड, जो चीज़ें एक ही जगह पे बन सकती हैं, एक ही जगह पे पॉसिबल हैं, वो होती हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे ऑयल और पेट्रोलियम। ये तो ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे बना रहे हो, अगर तो एक जगह पे उसकी फैक्ट्री है तो वहीं बनेगी, ये नहीं कि तुमने आज यहाँ बना ली, अगले दिन तुम और 2 किलोमीटर दूर बना लो, ऐसा नहीं होता, राइट। जहाँ पे उसकी मिल सेटअप है वो वहीं पे ही बनेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हो गया। वाइल द रिसोर्सेज विच आर वाइड स्प्रेड, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, वो जैसे वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाती हैं, जो हमारी वाइड स्प्रेड है। इनको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज, अनलोकलाइज बोलते हैं, या फिर इम्बिक्विटस, ठीक है। मूविंग अहेड, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यूटिलिटी के बेसिस पे जो क्लासिफाई कैसे होती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन सी होती हैं, जो हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब दोबारा एक बार अगर वो ख़त्म हो गई तो हम उसको दोबारा से बना सकते हैं और दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं नेचर के अंदर। तो आप प्लीज़ ये सब वर्ड्स अंडरलाइन करो। रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा बना सकते हैं, और रीजनरेट मतलब फिर से उनका जनरेशन, फिर से उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, विद इन अ गिवन टाइम। देयर अवेलेबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, ठीक है, उनकी अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड है और वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी है, विंड हमेशा चलती रहेगी, वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी। सोलर एनर्जी है, सन इज आर सन इज नेवर गोइंग टू एंड, राइट। तो वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये इनएग्जॉस्टेबल मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, कभी बंद नहीं हो सकती। इवन द रिन्यूएबल सोर्सेज हैव टू बी यूज जुडिशियसली टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बहुत ज़्यादा दिमाग से और बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दोगे, मतलब ज़्यादा ही यूज़ कर दोगे और उसकी मिसयूज़ कर दोगे, तो क्या होगा, तो वो भी डिप्लीट या फिर एग्जॉस्ट हो सकती है, ठीक है। Pollution of water bodies in cities have resulted in shortage of fresh water for the human consumption। ये बात हमें पता है, अगर हम अपने oceans को, अपने seas को pollute करेंगे तो हमारे लिए drinking water will be over one day. We will not have any drinking water. So we should take care of all our seas, all our water bodies and all the rivers, lakes, whatever it is. Right? अब नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज कौन सी होती हैं, जो रेन्यू नहीं करी जा सकती, जो तुम रीजनरेट, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, फिर से उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं जिसको हम कर सकते हैं एकदम से, उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, नॉन रेन्यूएबल, ठीक है। कि मतलब ये नहीं कि तुमने बोला और वो प्रोड्यूस हो गई, ऐसे नहीं होता, वो बहुत टाइम लगाते हैं प्रोड्यूस होने में। कैसे देखते हैं, विद रैपिड कंजम्पशन ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन गेट एग्जॉस्टेड, और ये ख़त्म भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स वंस यूटिलाइज, अगर तुमने मिनरल्स एक बार यूटिलाइज कर लिए तो तुम दोबारा उसी मिनरल्स को रिप्लेनिश मतलब फिर से नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और रीजनरेट भी नहीं कर सकते क्विकली, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और वो एग्जॉस्टेबल होते हैं। फिर जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन रिसाइकेबल है, ठीक है, और ये मेल्टेड और रीयूज़ नहीं हो सकती हैं, तुम इनको रीयूज़ नहीं कर सकते हो। वंस दे आर कंज्यूम्ड दे आर गॉन। ऑल राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कुछ मेटलिक मिनरल्स हो गए, जैसे क्या क्या देखते हैं, दे कैन बी मेल्टेड एंड रीयूज, लाइक आयरन हो गया, राइट, आयरन, गोल्ड, इसको तुम मेल्ट, जैसे तुमने अपनी आयरन गोल्ड की एक बैंगल बनवाई है, ठीक है, तुम उसको मेल्ट करके कुछ और भी बना सकते हो, तो रीयूज़ हो गया ना। तो इस तरीके से वैसे ही, और ये रिसाइकिल भी कर सकते हो तुम ऐसी चीज़ें। बट नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज दे हैव टू बी जुडिशियसली, एज द मिनरल फॉर्मिंग टेक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दे आर फाइनाइट। तो ये बहुत कम है हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल, तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग से इनको यूज़ करना चाहिए, और इनको बनने में भी बहुत सारे साल लग जाते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मूविंग ऑन टू द बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब बेस्ड ऑन ओनरशिप रिसोर्सेज जो हैं वो क्लासीफाई कैसे होती हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ओनरशिप्स, और यू कैन से रिसोर्सेज, ठीक है। तो कैसे कैसे हो रही है, इंडिविजुअल की होगी या फिर वो एक पूरी कम्युनिटी की होगी नेचुरल रिसोर्स, और फिर नेशनल उस पे लेवल पे होगी या इंटरनेशनल लेवल पे होगी। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल कौन सी होती हैं, जो किसी ने प्राइवेटली ओन करी होती हैं, जैसे एक लैंड, एक प्लॉट किसी ने खरीद रखा है तो वो उस इंसान का ही है अकेले का। एक कार किसी ने खरीद रखी है, वो हो गया। कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसे हो गई, जैसे हमारे पास पार्क्स होते हैं, वेल्स होते हैं,
ठीक है, या फिर कोई पिकनिक स्पॉट है, या फिर कोई कम्युनिटी का हॉल है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी आके अपनी लाइक वी ऑल नो वेडिंग हॉल्स एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी में आती हैं कि कोई भी इसको आके एज अ कम्युनिटी यूज़ कर सकता है। नेशनल रिसोर्सेज आर दोज जो कौन से लोग यूज़ करते हैं, पूरे नेशन के, पूरी कंट्री के लोग जिन्हें यूज़ करते हैं और जिनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे रिवर्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, ठीक है, कोई भी इन्हें यूज़ कर सकता है पूरे नेशन में। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कैसी होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, जैसे ओपन सीज, ओशंस, ये कनेक्टेड है ना, ऑफ कोर्स जो एक ओशन है वो 2 कंट्रीज उससे कनेक्ट हो रही हैं, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एक सिंगल कंट्री उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, ठीक है। अब फैक्टर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, फिर उसके बाद बेटर वर्किंग ऑफ वर्कर्स, जितना अच्छे से वर्कर्स काम करेंगे, और कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखते हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज जो हैं वो पोटेंशियल एंड डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्सेज में 2 बेसिस पे डिवाइडेड है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज पोटेंशियल एंड डेवलप्ड, ये दोनों एक नाम है, और एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। नेक्स्ट अप वी हैव द बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या होता है, रिसोर्सेज क्लासिफाई होती हैं एज पोटेंशियल या फिर डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है, दीज 2 आर द सेम थिंग्स एंड दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, जो विच एग्जिस्ट इन अ रीजन बट आर नॉट फुली डेवलप्ड टू इनएक्सेसिबल, ठीक है, वो हैं तो प्रेजेंट पर वो फुली तरीके से डेवलप्ड नहीं है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज होती हैं। अब ये रिसोर्सेज हमारे लिए फ्यूचर में डेवलप हो जाएंगी और फ्यूचर में आप इनको टेक्नोलॉजी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर पोटेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी की ही, बट वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। राजस्थान में सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, वो हो सकती है फ्यूचर में, पर अभी नहीं हुई है। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन सी है, जैसे पिकनिक स्पॉट्स, कम्युनिटी हॉल्स, जो फुली सर्वेड और वेल एस्टिमेटेड है कि वो यूटिलाइजेशन कैसे होगी, ठीक है, उनकी। अब दामोदर कोल फील्ड्स इन इंडिया, alluvial oil of the northern plains and the oil fields of Assam, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, एक्चुअल या फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज के। सो आई होप दिस इज क्लियर अगेन। मूविंग ऑन टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हो और कैसे बचा सकते हो। अब हमें बहुत ज़्यादा दिमाग से और बहुत ज़्यादा केयरफुली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने आपको बताया था, और रिलीफ फीचर्स जैसे क्लाइमेट, टोपोग्राफी एक्सेट्रा, इन सब की वजह से पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ आ रही है, राइट। और अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देयर हैज़ बिन एन इंक्रीज इन द डिमांड, और अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड आनी शुरू हो गई है, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू, अब इसका रीज़न क्या होगा, ये सब चीज़ें अगर ओवर यूज़ होंगी और बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी और डिप्लीशन हो जाएगा रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज ख़त्म होने लग जाएंगी धीरे धीरे और डैमेज भी होने लग जाएंगी। टू प्रिवेंट मिसयूज़, हमें जो है अपने रिसोर्सेज को जब हम नेसेसरी हो तभी हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी डन, कैसे करनी चाहिए हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि कोई भी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विद दोज ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। दिस सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चीज़ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिमाग में रखने हैं। लेट्स सी दैट। फर्स्ट वी हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंजर्व द अर्थ, हमें अर्थ की रिसोर्सेज को कंजर्व मतलब प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। डिप्लीशन बंद करनी चाहिए। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, अडॉप्ट अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, हेल्प द कम्युनिटीज़ टू टेक केयर ऑफ एन ओन एनवायरनमेंट, हमें कम्युनिटीज़ की हेल्प करनी चाहिए कि वो हमारी जो हमारी एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखें। वी शुड टेक पार्ट इन NGOs एंड ऑल दीज थिंग्स टू सेव आवर वेरी अर्थ, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज द ग्लॉसरी, जस्ट द important words. Now we will do the exercises of this chapter. Okay, let's see. The first MCQ, dash is not a man-made resource. Of course, wildlife एक man-made resource नहीं है, so answer is the B1.
Moving ahead, to which category of resources do coal and petroleum belong? C, non-recyclable. ठीक है, आगे देखते हैं. Which of the following is not a new ubiquitous resource? C, gold. Which type of resources do the uranium deposits in the Ladakh belong to? B, renewable. ठीक है, under which category of resources under can wind and water be put? Continuous flow resource भी कह सकते हैं हम इसे. Next we have the fill in the blanks. The first one, the earth has an environment that what? That sustain different landforms. So this one is the first. The dash depends upon how much it is able to fulfill human needs. Utility 2. The dash resources are utilized by man to fulfill his needs. Natural resources. This is the 3 one. The dash, the resources are classified into local and ubiquitous resources. This is the 4th one. Dash is a environmental activist. Vijay Pal Baghel, 5th. Okay, so all these answers you have to mark in your book properly. Moving ahead, we have the true and false. True and false, the first one, non-renewable sources have unlimited stock. True. Ubiquitous resources are found everywhere. False. Only utility and no value makes a substance available in the environment a resource. False. Human resource development is learning and improving the skills of population. False. It is the skills of technology. The resources are equally distributed all over the world. False. हमने देखा था equally नहीं होती हैं, unevenly होती हैं. ठीक है, अब answer the following questions. What are the different bases for the classification of natural resources? ठीक है, आपने पढ़े थे on the basis of origin, ownership, on the basis of distribution, right? ये सब चीज़ें आपको लिखनी है और आपको examples भी देने हैं. So you can write definitely from all that paragraphs जो हमने पढ़े हैं. List out the principles of sustainable development. तो आपने देखा था हमने लास्ट में ही पढ़े थे principles of sustainable development. So this can be your answer number 2. You can write all these points. You can list all the principles. Okay, moving ahead. I hope the answer 2 is clear. What are potential sources? So आपने पढ़ा था potential sources भी. If you all remember this, potential resources भी हमने पढ़ा था अपने किसी न किसी उसमें, but किसी न किसी paragraph में, but you have to decide from where you have to write. Okay, so let's see where we have it. So for the potential resources answer, you can write from here that potential resources, they are those resources which exist in a region but are not fully developed, right? इसके बाद आप लिख सकते हो इसके examples and you will be all sorted with your answer, right? This was it. फिर next क्या था? Next question they have asked you about the conservation of what? Resources. How can you conserve resources? So you can write this whole paragraph for your answer number 4. The whole paragraph, okay? For your answer number 4, you can write this particular paragraph. What is the need of human resource development, right? Humans की need तो बहुत ज़्यादा है, because अगर humans ही नहीं होंगे तो natural resources को take care कौन करेगा, उनका look after कौन करेगा? So you can write all of those things जो हमने पढ़ी थी, ठीक है? Okay. That's it for this video everyone. I hope you were able to understand, and I hope this geography found you a bit interesting, because we have been studying history till now. Geography is also very interesting, and we will meet you in the next video now. Till then, take care and goodbye.